बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अली अमीन गंडापुर साहब का एक नया बयान आया है और बयान बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब, आप तो घर में बैठे होते हैं, हमारे साथ बच्चे होते हैं, हमारे साथ लोग होते हैं जिनकी हमें परवाह होती है। अगर आप इतने ही बहादुर हैं तो आप अपनी फैमिली को लेकर आ जाए, मैं भी लेके आ जाता हूँ। इस दफ़ा हम असला लेके आएंगे और देखेंगे फिर क्या होता है। पहले तो उन्होंने ललकारा कि वो जो सिक्योरिटी इदारे उनको कहा कि जी हम हमारे लोगों को गोलियां मारते हैं, हमारे पास भी बहुत असला है जो हमारे जाती पैसे का और ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है, लेकिन अगर हमारे पे इस दफ़ा गोलियां चलाएंगी तो हम भी असला लेकर आएंगे और फिर देखेंगे किसके पास कितना असला है। असल में वो जो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को जो कहा कि आप भी अपनी फैमिली को लेके आ जाए, मैं भी अपनी फैमिली को लेके आ जाता हूँ, तो फिर देखते हैं कौन कितना बहादुर है। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक मोहल्ले में एक पंजाबी और एक पठान रहते थे। पंजाबी की मूछें बड़ी तगड़ी थी, बड़ी बड़ी मूछें, और वो इस तरह नहीं होती जो तलवार मार का मूछें होती, वो रखी हुई थी। अब पंजाबी रोज मूछों को ताव दे के अपने वो गली से गुजरता तो सामने पठान खड़ा होता, वो कहता है मूछें नीची कर। वो कहता खान साहब ये मूछें नीची नहीं हो सकती। उन्हें कहा खान देखो तुम मूछें नीची करो, इस मोहल्ले में मूछें ऊंची वाली नहीं मैं चलने दूंगा। पंजाबी भी जिद का पक्का था, उसने कहा जी मैं तो मूछें के बगैर जा ही नहीं सकता, मूछें नीचे नहीं होंगी। रोज ये झगड़ा चलना। एक दिन पंजाबी उसको कहता है खान साहब बात सुने, ये आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम झगड़ा करते अच्छे नहीं लगते। अब हमने झगड़ा किया, लड़ाई हो गई, कोई आप मर गए या मैं मर गया, तो इस तरह होगा कि पीछे बच्चे रोते रह जाएंगे। तो आप ऐसा करें कि आप भी अपने खानदान वालों को मारा है, मैं भी अपने खानदान वालों को मार आता हूं, ताकि पीछे हम में से कोई मर गया तो रोने वाला तो ना हो। पठान कहता खुश है तेरी ये बात ठीक है। पठान जाता है जी अपने घर में अपने खानदानों वालों को खत्म करके आ जाता है, और अगले दिन फिर पंजाबी उसी तरह मूछें ताव दी हुई मूछें जा रहा होता गली में। तो पठान कहता है हाँ भाई आ गया वो। उसने कहा हाँ आ गए, मैं तो अपने घर वाले मार आया हूं, अब आप बताओ। उसने कहा खान साहब आप पहले ये बताओ कि हमारा और आपका झगड़ा क्या है। पंजाबी कहता है, खान कहता है ये मूंछों का, तो मूंछें नीची नहीं करते। तो वो पंजाबी हाथ से मूंछें नीची करके कहता है ले खान साहब मैंने मूंछें नीची कर दी, अपना क्या झगड़ा है, खत्म करें इसको। अब वो पछताने लग गया था। ये खैर एक लतीफ़ा है कि हम बार बार इस तरह की धमकियां सियासत में देखते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। होता क्या है, होता वही है जो आपको पिछले कई दफा नजर आया। अब वो एक कहावत है ना कि अगर एक ही सबक को बार बार याद करके आप लिखेंगे या एक ही सवाल के बार बार जवाब लिखेंगे तो आपको क्या लगता है कि उसका नतीजा बदल जाएगा, एग्जामिनर आपको नए नंबर देगा या ज्यादा नंबर दे देगा हर दफा? ऐसे नहीं होता। जब सबक एक है, सवाल का एक ही जवाब है, तो नंबर भी वही मिलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो आज तकरीर थी वो बड़ी, उन्होंने माजी में भी तकरीरें की। इसके अलावा कल शाम को एक इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं यजीदियत और फ़िरौनियत को नहीं मानता और मुल्क गिर दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे जिसमें सारे शहर को हम बंद करेंगे। तो आज हम माजी में एक नज़र मारते हैं कि इमरान खान साहब ने किस तरह कॉल्स दी और किस तरह धरने दिए और क्या क्या कुछ किया और उसका नतीजा क्या निकला। तो सबसे पहले जी सिविल नाफरमानी की तहरीक 2014 में उन्होंने एक कॉल दी इमरान खान साहब ने। उसमें ये था कि टैक्स और बिलों का बाइकाट कर देंगे, हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे, जो यूटिलिटी की बिल है उनको भी हम नहीं पे करेंगे। बिल जला दिया था मजमे में खड़े होके इस्लामाबाद में, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बिल उन्होंने खुद बनी गाला का बिल भी पे कर दिया और उसका नतीजा क्या निकला कि अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया और उसका कोई असर ना हुआ। फिर 2014 में उन्होंने एक इल्जामात लगाए थे नवाज शरीफ का पर, और उनके कहा था कि ये धांधली हुई इलेक्शन में, और उनका इस्तीफा मांगने के लिए उन्होंने 126 दिन का इस्लामाबाद में धरना दिया था, पूरे इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया था। चाइनीज सदर ने भी आना था लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उसका नतीजा 126 दिन के बाद क्या निकला कि कोई भी ना कोई वो हुआ इस्तीफा आया और ना कोई वो कह लेंगे ना कि कोई बड़ी वो कामयाबी हासिल कर सके। गिरफ्तारियां हुई और पीटीआई की जो साख थी वो भी मलिया मेट हो गई। उसके बाद 2016 में उन्होंने लॉकडाउन का कहा कि हम शहर के शहर बंद कर देंगे, जो अभी कह रहे हैं। मकसद ये था कि नवाज शरीफ के खिलाफ वो शहर बंद होंगे और हम इनकी इस्तीफा लेंगे इनसे, लेकिन फिर कुछ भी ना हुआ। गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर एक दफ़ा मुआशी नुकसान हुआ मुल्क का और अवामी हमायत उस तरह जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। फिर
22 को, जो 25 मई को उनका था, एक लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दी। कॉल का मकसद ये था कि वो इलेक्शन जो वक्त से पहले इलेक्शन करवा सके, लेकिन कुछ भी ना हुआ। पुरतशद्दुद झड़पें हुई, पुलिस के साथ तसादम हुआ, गिरफ्तारियां हुई और कोई इंतखाबात की डेट न मिल सकी। फिर आया जी मशहूर ज़माना 9 मई 2023, मकसद इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ एहतजाज करना था। फिर ये हुआ कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। कभी इन्होंने इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा, कुछ कहा, लेकिन नतीजा क्या निकला कि हजारों पीटीआई के वर्कर्स गिरफ्तार हुए और पीटीआई की साख को नुकसान पहुंचा। मुकदमा दर्ज हुए, कारकुन जेलों में गए, नतीजा अंडा बटे पराठा निकला। फिर लाहौर का एक जलसे में कॉल दी जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था, ललकारा था मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि मैं आ रहा हूं, देखूंगा, हम काफिला लेकर आ रहे हैं, बैंड बाजे के साथ जब आता है, पठान आता है। तो इस तरह की बातें उन्होंने बड़ी बढ़के लगाई थी 2024 में। तो लेकिन हुआ यह था कि वो अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी लेट पहुंचे और उन पर इल्जाम फिर ये लगाया गया, उन्होंने पंजाब हुकूमत पर, कि हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई थी और हमें इसलिए मैं पहुंच नहीं सका, लेट पहुंचे। जब वो जलसा खत्म तितर बितर हो गया था तो उसके बाद पहुंचे और एक छोटी सी तकरीर करके वहां हाजिरी लगा के वो वापस चले गए थे। नतीजा क्या हुआ कि लोगों उसमें शिरकत नहीं की, इंटरचेंज से वो वापस चले गए थे और फिर वही कोई रिजल्ट खातर खा ना निकल सका। उसके बाद अक्टूबर 2024 में अली अमीन गंडापुर साहब ने पेशावर से कहा कि मैं डी चौक पहुंचूंगा और 26 नंबर चुंगी से वो अपना उन्होंने काफिला छोड़ा और उसके बाद मारगला की पहाड़ियों से 12 अजला क्रॉस करते हुए वो गायब हो गए। नतीजा क्या निकला कि ज्यादा जो बड़े सियासी पीटीआई के रहनुमा थे वो शरीक ही ना हुए, गिरफ्तारियां हुई थोड़े बहुत लोगों की, और जो नहीं शरीक हुए उनकी वजह भी यही थी कि वो गिरफ्तारियों से डर गए थे। फिर नवंबर 2024 में उन्होंने अदलिया की बहाली के लिए और कारकुनों की रहाई के लिए एक कहा था और मैंडेट वापस लाने के लिए एक ये बात की थी कि हम एक फिर एहतजाज कॉल दी और वो फिर उसका नतीजा क्या निकला कि कारकुन काफ़ी ज़ख्मी हुए, नतीजा एहतजाज ख़त्म हो गया और सारे हंसी खुशी अपने घरों की तरफ चले गए। फिर 2024 में एक और एहतजाज दोबारा वो इस्लामाबाद की तरफ आए, कटी पहाड़ी और इस तरह की जगहों से वो रुकावटें बहुत थी, शेलिंग हुई और जाहिर है उन्होंने अपने काम किए, क्रेन को आग लगा दी, मोटरसाइकिल को आग लगा दी और उन्होंने डी चौक पहुंचना था। बुशरा बीबी भी इनके साथ थी, लेकिन काफिला डी चौक उन्होंने कहा था पहुंचना नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बहुत से कारकुनों को गोली मारी गई, जिसका आज तक कहते हैं कि डायरेक्ट गोलियां मारी, लेकिन इस तरह का कोई वाकया हुकूमत उसको तस्लीम नहीं कर सकी, ना ही वो कोई इसके शवाहद दे सके। नतीजा फिर क्या हुआ, वही सारे नाकामी और जो इनके कारकुन थे उनकी गिरफ्तारी। फिर 2024 में इसके बाद उन्होंने 14 दिसंबर 2024 को एक कॉल दी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, कहा कि वो तरसील ज़र पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें। और इसका नतीजा क्या निकला कि जब 18 दिसंबर को महमूद अचकजई और दूसरे सीनियर लीडर्स ने उनकी मुखालफत की, तकरीबन 50,000 के करीब पोस्टें उनके खिलाफ आई और ये कहा कि ये इस तरह पॉसिबल नहीं है, लिहाजा 18 को वो ख़त्म हो गई, यानी उस पर भी किसी भी तरीके से अमल ना हो सका। इसके अलावा उन्होंने छोटे मोटे किए कि फौजी जो प्रोडक्ट्स थी उनका बाइकाट करने की, वो भी नाकाम हुई। जितनी कॉल्स दी, कभी आज़ादी मार्च, कभी आखिरी लॉन्ग मार्च, आखिरी कॉल, जो कुछ भी करते रहे, जहाद वगैरह की कॉलें देती, वो सारी आज तक नाकाम हुई। लेकिन लोग बहुत गिरफ्तार हुए, कोई अभी तक जेलों में बैठे हुए, कोई छूट गए हैं, किनको रहाई मिल गई और खान साहब खुद भी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दोबारा कहा और दावा किया है कि वो फिरौनियत और यजीदियत के खिलाफ कानून की हुक्मरानी के लिए मुल्क की तहरीक की कॉल दे रहे हैं। माजी की तरह अब देखें कि इनकी ये कॉल क्या करती है, क्या बेअसर रहेगी या फिर कोई असर दिखा सकेगी। इनका दावा है कि जो फौजी अदालतों बनी है उन पे जो मुकदमात हैं वो ठीक नहीं है, गैर मुनसिफाना है, 26वीं आईनी तरमीम ठीक नहीं है, कोई
जो इनके सारे एहतजाज थे, लेकिन आखिरी जो उन्होंने जो बात की है ना, वो बड़ी मज़ेदार। वो कहते हैं जी मुझे जेल में वो सहूलतें नहीं दी गई जो साबिक एक प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। तो यहाँ पे ये नज़र आता है कि उनको कोई कानून की हुक्मरानी या जमहूरियत की परवाह से ज़्यादा लगता यह है कि खान साहब को अपनी सहूलियात की फिक्र है। और वैसे भी एक वो कह लेना कि मकाफत अमल है, जो कहते थे कि दूसरों को रुलाऊंगा, जो कहते थे कि मैं एसी नहीं चलने दूंगा जेल में, मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो अल्लाह ताला सुन रहा होता है। तो अल्लाह ताला जितनी भी आसानी है या तकालीफ इंसान को मिलती हैं वो अल्लाह की तरफ से होती है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इंसान को बड़े दावे नहीं करने चाहिए, इंसान को एक तरह का वो मगरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। देखते हैं जी खान साहब की जो अभी जो तहरीक की कॉल है उसका क्या बनता है। माजी का मैंने आपको पूरा बता दिया कि आज तक कोई तहरीक, कोई एहतजाज, कोई तरसील ज़र का बाइकाट, कोई फौजी प्रोडक्ट का बाइकाट, कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक आज तक खान साहब की कामयाब नहीं हुई। तो अभी तो मामला कुछ और है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और फौज पहले से बहुत तगड़ी हो गई है और जिनके खिलाफ वो बातें करते थे अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी है। इस दुआ के साथ अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। आपसे गुजारिश है कि आप क्या समझते हैं कि ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, या इमरान खान साहब को ये दोबारा कॉल देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।